हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक और आप देख रहे हैं सेमेस्टर 6 के रिगार्डिंग चैप्टर मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन जो कि यूनिट 3 है 6 सेमेस्टर बीकॉम वाले बच्चों के लिए। और इससे पहले भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और उन्हें लगता है कि भाई पास होने के लिए उनके पास समय नहीं है तो ये पढ़कर आराम से वो पास हो सकते हैं। बस आपने जो है चीज़ों को अच्छे से जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो आपने आराम से उसको फॉलो करना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके बाद जो है मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें भी ये आपसे हेल्पफुल हो जाएगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अगर आपके पास जो है क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आप जो है आपकी जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो मैं सॉल्व कर दूँगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है मनी क्रिएशन के ऊपर एंड मनी के बारे में। सबसे पहले बात करें कि मनी होता क्या है, तो अगर मैं आपको बता दूं मनी के बारे में कि जो मनी है, मनी से पहले मनी आया क्यों, क्या लॉजिक था मनी आने का, उससे पहले हम समझते हैं कि मनी से पहले लोग क्या करते थे, कैसे ट्रांजैक्शंस को पूरा करते थे। ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि जब मनी का एज ए इन्वेंट नहीं हुआ था तो हम उस समय बार्टर सिस्टम जो है यूज़ करते थे। एंड बार्टर सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है कि जिसमें हम जो है कमोडिटीज़ के अगेंस्ट कमोडिटीज़ ही परचेज़ करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बाहर सामान ख़रीदने जा रहा हूँ तो उसके बदले में जो है सामान ही परचेज़ करूँगा, उसके बदले मुझे कोई कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं शूज़ की शॉप पे जा रहा हूँ और मेरे पास जो है सपोज़ करिए मेरे पास क्लॉथ है यानी कपड़ा है, तो मैं उसको कपड़ा दे दूँगा और उससे शूज़ ले लूँगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हमें बार्टर सिस्टम कहते हैं। बट इसमें बहुत सी प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है मनी का इन्वेंट किया और मनी ने जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसमें निभाया। तो अगर आपसे पूछे कि मनी क्या होता है तो आप सिंपल सा बोलेंगे ये जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें हम सामान को ख़रीदते हैं तो बदले में जो है पे करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो। अदरवाइज़ आप 12th की बुक में जो है मनी के बारे में आराम से इजी लिखा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप गूगल पे भी सर्च करोगे मनी के बारे में, व्हाट इज़ द मनी, तो आप आराम से वहाँ से भी मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो इसे भी पूरा एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे मनी जो है क्लियर है, ठीक है। तो एक बार जब आप इसको रीड आउट करोगे, आपके पास बुक होगी तो ठीक, अदरवाइज़ जो है आप नॉर्मली इसे रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ बिलीव दैट मनी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस। तो मनी की मीनिंग अभी तक हमने यहाँ पर नहीं चेक की है कि मनी है क्या। तो मनी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारा इसमें है, तो आप चाहो तो इसमें आप चैप्टर में ये रहा इट वाज द डिस्कवर, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाए। कह रहा है ये इट वाज द डिस्कवर अंडरलाइन, ठीक है ना, डिस्कवर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कॉल्ड मनी। तो इस हिसाब से हम इसमें चेक कर सकते हैं और आपका जो भी पॉइंट्स हैं मीनिंग के रिगार्डिंग वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें और भी चीज़ें बता रखा है कि किस टाइप का टोकन मनी हुआ करता था। पेपर मनी अभी हम चल ही रहा है जो आप देखते हो, और बैंक से जो हम लेते हैं वो क्रेडिट मनी रिगार्डिंग होता है। बैंक मनी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कह रहा है मनी इज़ व्हाट मनी डज एंड व्हाट मनी डज इट डिस्क्राइब द वर्किंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर द वैल्यू, स्टैंडर्ड द डेफर पेमेंट एंड स्टोर वैल्यू। कहने का मतलब ये मनी के फंक्शन है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मनी के क्या फंक्शन होते हैं, बस मनी की मीनिंग बता देना हूँ कि मनी की मीनिंग आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो बदले में हम सामने वाले को कंसीडरेशन के तौर पर पे करते हैं, ठीक है। ये है आपका फंक्शन ऑफ मनी,
ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हो आपकी अपनी बुक में, इसे नोट कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी क्या काम करता है। ठीक है, तो भाई मनी के 4 फंक्शन है, मनी 4 काम करता है। ठीक है, 5वां कोई काम करता नहीं है। तो ये लिखा है ना, मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। तो कह रहा है अ मीडियम, अ मेज़र, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। ठीक है, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप कोई भी सामान ख़रीदने जा रहे हो तो आप उसे पे करके वो सामान ख़रीद सकते हो, कि दुकानदार आपको मना नहीं करेगा कि आप मुझे मत पे करिए। बट ये है कि आप देख लेना कि किस कंट्री के रिगार्डिंग कौन सी मनी चलती है। अदरवाइज़ आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू में करोगे। ठीक है, तो मनी इज़ इसमें भी अगर आप देखोगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज़ that of acting as a medium of exchange. This is fact the most distinguished characteristic of money which separate money from near money and non-money asset. It also bring out the importance of the feature general acceptability, since no commodity can act as a medium of exchange it acceptable to everyone. यानी कि जो मनी है उसको हर कोई बंदा इसे एक्सेप्ट करेगा जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ब्रेक अप द एक्ट ऑफ एक्सचेंज इनटू 2 पार्ट, सेल एंड परचेज। ठीक है, अब इसीलिए जो डिफ़िकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम था जिसमें डबल कोइंसिडेंस की चीज़ें होती थी वो अब हट चुकी है। अब आप मनी से कोई भी सामान खरीदिए और आराम से आप उसको पे करिए, कोई भी मना नहीं करेगा। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हो। दूसरा था मेज़र ऑफ वैल्यू। आपको मैं बता दूं, बार्टर सिस्टम में जब हम कोई सामान खरीदने जाते थे तो उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती थी। कहने का मतलब अगर मैं 2 बोरे अनाज के बदले उससे एक जोड़ी शूज़ ले लूँगा तो मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली में किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, क्योंकि हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मनी आया, मनी ने जो है हर एक की एक वैल्यू कैलकुलेट करने की बता दी कि अगर मैं कहूँ 1 kg पटैटो की कीमत 20 रुपीज़ है तो आप बता सकते हो कि हाफ़ kg का जो है 10 रुपीज़ होगा। तो कहने का मतलब है आप आराम से मेज़र कर सकते हो कि किसकी क्या वैल्यू है। तो ये भी आपका मेज़र ऑफ वैल्यू के अंदर है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, कहने का मतलब आप जो है पहले क्या होता था, आप उधार सामान नहीं खरीद पाते थे, प्रॉब्लम होती थी। उधार खरीदने में ये प्रॉब्लम होती थी कि भाई क्या पता बाद में वो बंदा अपनी बातों से मुकर जाए, या जो सामान आप ख़रीदने जाते हो क्या पता वो ख़राब हो जाए। तो इसीलिए हम उसको फ्यूचर में नहीं टाल सकते थे। लेकिन मनी के थ्रू जो है आप फ्यूचर में आप कोई भी सामान खरीद सकते हो और उसकी पेमेंट आप फ्यूचर में कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे दिस ऑल्सो अप्लाई टू पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी जो है एज अ डेफर्ड पेमेंट है जिसको हम 1 महीने के बाद भी पे करते हैं। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी फंक्शन जो है आपका लास्ट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब है आप मनी को आराम से जो है स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए कोई बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। लोग 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए एक छोटे सी जगह में रख सकते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी सामान किसी से ख़रीद के लाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान ख़रीदा जाता था, तो जब वो उसे सामान को लेकर आते थे तो उसे रखने में प्रॉब्लम होती थी और ख़राब भी होने के चांसेस होते थे। लेकिन मनी अब आप देखोगे, चाहे कॉइन हो या नोट हो, अगर आप इसे कहीं भी रख लो, अगर वो जले ना या उसमें नहीं, अदरवाइज़ वो नॉर्मल जहाँ भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा और उसकी वैल्यू कभी भी घटेगी नहीं। ठीक है, मनी वैसे की वैसे ही रहेगी उसमें। तो यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि आप जो है मनी को जो है स्टोर करके रख सकते हो। तो ये 4 फंक्शन थे जिसके बिहाफ पे आपका ये मनी का पूरा कॉन्सेप्ट था, और आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है फंक्शन के बारे में, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। तो इसके 2 पार्ट्स में होंगे। तो पहला पार्ट्स तो हो गया कि मनी क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि मेज़र ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी